हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज एक बार हम लोग फिर से एमएल गुप्ता और डीडी शर्मा की जो बुक इंडियन रूरल सोशियोलॉजी अर्थात भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, उसी की अगली कड़ी में हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग इस बुक की फर्स्ट जो चैप्टर है ग्रामीण समाजशास्त्र, इसी के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। और इस बुक को हम लोग कंप्लीट जो है आखिर में रूरल सोशियोलॉजी के बारे में क्या इस बुक में लिखा गया है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की बात करें तो इस पे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे जो विचारक हैं या थिंकर्स हैं उनके आपस में कुछ न कुछ मत भिन्नता भी है, कुछ सहमति भी है। जैसे कि अगर आप लोग समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट देखिए और आप लोग देखेंगे कि जिस समय समाजशास्त्र का उत्पत्ति हुआ था, ये हम बोलें कि समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ था, उस समय ऑगस्ट काम्टे जब इसका नाम सोशियोलॉजी रख रहे थे, उस समय जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, जेएस मिल जो हैं, उन्होंने कहा था कि ये इसका नाम जो है वो सोशियोलॉजी से बदल के ईथोलॉजी रख देना चाहिए, ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हो रही थी उस समय कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, इवन इसके नाम को भी लेके। तो उस समय की अगर बात करें, जैसे कि एमएल दुर्खिम की बात करिए, मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, या फिर हम थॉर्स्टेन वेबलेन, विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉर्ज सीमेल, इन सारे थिंकर्स की यदि हम लोग बात करें तो ये देखेंगे कि सब लोगों ने समाजशास्त्र की परिभाषा और विषय वस्तु पे काफ़ी ज़्यादा मत भिन्नता जाहिर किया है। उन लोगों ने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को डिफाइन किया था, अलग अलग उसके विषय क्षेत्र रखे थे। तो उसी तरीके से यदि हम ग्रामीण समाजशास्त्र, जो कि ये भी मान सकते हैं कि एक अलग ही ये सब्जेक्ट है, या ये भी आप मान सकते हैं कि समाजशास्त्र की ही एक ब्रांच है ये, इसकी भी जब यदि विषय वस्तु या फिर स्कोप की बात आएगी या परिभाषा की बात आएगी तो यहाँ पे भी कुछ मत भिन्नताएँ दिखाई देती हैं। तो जो मत भिन्नताएँ हैं उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इस पे कुछ सर्वसम्मत विचार भी हैं कि सबकी एक आम धारणा है कि हाँ, रूरल सोशियोलॉजी में हम इसको तो स्टडी करते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग मत भिन्नता वाले जो पॉइंट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इस बुक में लिखा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान माना जाए अथवा समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ही स्वीकार किया जाए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या हम इसको एक न्यू सब्जेक्ट माने या एक न्यू साइंस के रूप में हम इसको देखें, या फिर हम ये देखें कि सोशियोलॉजी की एक ब्रांच नज़र आती है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को अपना अध्ययन ग्रामीण समाज तक ही सीमित रखना चाहिए अथवा उसे ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, उनका पारस्परिक संबंध तथा एक दूसरे पे प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी का भी अध्ययन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये भी है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में नगरीकरण और ग्रामीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन की प्रक्रियाओं की संरचना तथा इनका जनता पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये कहता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान बना रहे अथवा एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी दिखाई देना चाहिए। तो ये अगर हम अप्लाइड साइंस और प्योर साइंस की बात करें तो सोशियोलॉजी में भी ये थोड़ा हम लोगों को मतभेद दिखाई देता है बहुत सारे थिंकर्स में। शुद्ध विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज के विकास को प्रभावित करने वाले नियमों की जानकारी प्रदान करे अथवा व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जो गांव हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का अध्ययन कर उन्हें हल करने में मार्गदर्शन भी दे, यानी कि व्यवहारिक रूप से भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक पॉइंट और निकल के आती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र बदले हुए, जो बदल रहा है इस समय परिवेश ग्रामीण, तो बदलते हुए ग्रामीण जीवन का निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर एक विचारात्मक संयंत्र के रूप में यानी कि आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान दे। तो ये तो कुछ
कन्फ्लिक्ट है, यानी कि मत भिन्नता है जिस पे आम सहमति नहीं है कि आखिर में इसमें क्या अध्ययन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहीं पे कुछ सर्वसम्मत विचार भी है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे कि जो भी ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित जो थिंकर्स हैं उनकी एक आम धारणा, एक आम सहमति भी है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस बात को तो स्वीकार करते ही हैं कि सामुदायिक जीवन ग्रामीण एवं नगरीय दोनों भागों में विभक्त किया जाता है, यानी कि जो सामुदायिक जीवन है उसको हम ग्रामीण और नगरीय दो हम भागों में विभक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है। ये दोनों ही भाग परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित खुद भी होते हैं। फिर भी इन दोनों के जीवन में मौलिक अंतर पाया जाता है, यानी कि यदि हम एक ग्रामीण परिवेश की बात करें और एक नगरीय परिवेश की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण पर्यावरण में पनपे हुए सामाजिक जीवन की विशेषताएं एवं प्रकृति अपने ही ढंग की होती है, यानी कि ग्रामीण जो पर्यावरण है वहाँ का जो सामाजिक जीवन है उसकी जो विशेषताएं और प्रकृति है, नेचर है, वो अपनी ही ढंग की यानी अलग ही ढंग की होती है, जो कि नगरीय पर्यावरण से मैच नहीं करती है। उनकी जो पनपी हुई सामाजिक जीवन है उससे भिन्न होती है। एक पॉइंट और निकल के आता है कि सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य जो है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, कार्य तथा उसके विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करना है। ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ज्ञात करना है। तो इस पे तो जितने भी विचारक हैं जिनकी भले कुछ जो बातें हैं जिन पे मत भिन्नता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि इस रूरल सोशियोलॉजी क्या हमें एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट माने या फिर ये सोशियोलॉजी की एक ब्रांच के रूप में नज़र आती है, तो इस पर मत भिन्नता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों कि जिस पे सर्वसम्मति भी है। अब यहाँ पे जो कुछ ऐसी विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे टी.एल. स्मिथ का नाम पहले आता है और इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला जो है वो है जनसंख्या। अब जनसंख्या में हम क्या करेंगे तो ये भी देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, उसका वितरण, वृद्धि, बनावट, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या का आवास प्रवास कैसा होता है, इन सभी का अध्ययन पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संगठन यानी कि रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो है इन्होंने 3 उपभागों में भी इसको डिवाइड किया है। तो पहला है मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिलेशन ऑफ मैन टू द लैंड। तो इसमें हम आखिर में क्या देखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निवास के क्या प्रतिमान है, भूमि सर्वेक्षण क्या है, भूमि का अधिकार कैसा हमें देखने को मिलता है, भू स्वामित्व का आकार कैसा है, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी है, ये सारे जो है वो हम मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध के अंतर्गत स्टडी करेंगे। सामाजिक शरीर रचना, यहाँ पे आप लोगों को सोशल मॉर्फोलॉजी जैसे ही आ रहा है, आप लोगों को एमाइल तुर्खीम का नाम याद आ रहा होगा, लेकिन रूरल सोशियोलॉजी में टी.एल. स्मिथ ने भी इसमें एक प्रकार बताया है इसके विषय क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सामाजिक शरीर रचना की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सोशल हायरार्की हमको दिखाई देती है या स्ट्रैटिफिकेशन हमको दिखाई देता है, समाज में विभेदीकरण हमें कैसे दिखाई देता है, इन सबको हम सोशल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें ये बताते हैं प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो धर्म है, राजनीति है, शिक्षा है, सरकार, इन सब आदि को हम स्टडी करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाएं बताया है, सोशल प्रोसेसेस। इसमें क्या है
तो सोशल प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि जो विभिन्न संगठन होते हैं उनमें किस तरीके से प्रतिस्पर्धा होता है, संघर्ष होता है, सहयोग होता है, व्यवस्थापन अर्थात कि एकोमोडेशन होता है, सात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन होता है, एकीकरण अर्थात इंटीग्रेशन, संस्कृतिकरण, उसके बाद से हम सामाजिक गतिशीलता को भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये जो है टी.एल. स्मिथ का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को 3 क्षेत्रों में बांटा है और उन्होंने कहा कि इसका हमको अध्ययन रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत करना चाहिए। यहाँ पे एक और थिंकर आते हैं, लोरी नेल्सन। इन्होंने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे सामूहिक जीवन का अध्ययन। अब इसमें क्या हम अध्ययन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना आखिर में कैसे हुई है और उनके कार्य कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। इस अर्थ में इस विषय का विस्तार उतना ही है जितना कि सामूहिक जीवन के विभिन्न रूपों का है। तो सामूहिक जीवन के हमें विभिन्न रूप भी दिखाई देते हैं और उसी तरीके से हम देखेंगे तो इसका जो संरचना दिखाई देता है वो भी उतना ही जटिल दिखाई देता है। सामुदायिक जीवन का अध्ययन इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा है और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो सामुदायिक जीवन का समय एवं स्थान के आधार पर भी अध्ययन करता है, यानी किस समय में किस टाइम लाइन में अध्ययन किया जा रहा है, किस स्थान का अध्ययन किया जा रहा है, ये भी हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्रामीण जीवन की बात करें तो आप लोग ये देखेंगे कि कहीं पे स्थिति कुछ और नज़र आएगी, कहीं पे स्थिति कुछ और नज़र आएगी। तो हम जो पर्टिकुलर समय और स्थान के साथ यानी कि उसके आधार पे भी अध्ययन करते हैं। यह समुदायों को एक लंबे समय के सांस्कृतिक परिवर्तन तथा संचयों का परिणाम मानता है, यानी कि किस तरीके से अगर हम पास्ट में जाएं और किस तरीके से हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन होता गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि इतनी आसानी से ग्रामीण समाज में परिवर्तन तो नहीं होता है, बट आप लोग अगर आज के 50 इयर्स बैक का जो ग्रामीण समाज देखेंगे और आज का देखेंगे तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो किस तरीके से परिवर्तन होता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जो विचारक रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक हमें काल चित्र भी रखना चाहिए, यानी कि एक टाइम पीरियड में कैसे कैसे घटनाएं घटती चली गई ये भी हमें पता होना चाहिए, जिसके द्वारा वे वर्तमान सामाजिक घटनाओं के घटने में भूतकाल में आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों द्वारा डाले गए प्रभावों को ज्ञात कर सकें। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन हमें करना चाहिए। ओके, ग्रामीण समाजशास्त्र मानव जाति के संपूर्ण सामाजिक जीवन को समझाने का प्रयास करता है। कैसे करता है? इस अर्थ में यह जो आवश्यकताएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, उद्देश्य हैं, या फिर हम देखें कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिनको हमें समझना होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं, जैसे कि वह क्या है जो व्यक्तियों और समूहों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। यानी कि अगर किसी भी एक फैक्ट के प्रति हर किसी का अपना एक अलग नज़रिया होता है, तो आखिर में इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। समय एवं स्थान के अनुसार प्रत्युत्तर भिन्न क्यों और कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि आखिर में समय एवं स्थान के अनुसार एक ही क्वेश्चन का जो प्रत्युत्तर है, यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है, उत्तर होता है, वो अलग अलग कैसे हो जाता है। जन रीतियाँ व रूढ़ियाँ जो होती हैं वो आखिर में बदलती कैसे हैं। मूल्य व्यवस्था कैसे परिवर्तित होती है। अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं को हम कैसे नाप सकते हैं या कैसे मेज़र कर सकते हैं और उसकी
व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ये सभी प्रश्न ग्रामीण समाजशास्त्र के इस तीसरे पहलू से संबंधित है, यानी कि मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने, लोरी नेल्सन ने भी 3 भागों में बांटा है। अब अगर हम एक समन्वयात्मक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत प्रकट कर सकते हैं। तो जिसमें आप लोग देखेंगे, पहला आता है ग्रामीण ढांचा, यानी कि रूरल स्ट्रक्चर। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि आखिर में ग्रामीण संरचना जो है उसका किस तरीके से हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, या ये कहें कि जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर में यहाँ पे जनसंख्या कितनी है और वहाँ कोई गांव है या जो भी रूरल एरिया है उसकी बसावट कैसी है, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं फैक्ट जो है वो हम रूरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, यानी कि रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, या हमें गांव में जो सत्ता दिखती है या किस तरीके से पद बटे हुए हैं, इन सभी को हम देखेंगे। सबसे मिला के जो होता है वो सामाजिक संगठन बनता है। तो ग्रामीण सामाजिक संगठन आखिर में कैसा होता है, इसको हम देखते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें जैसे कि हम ये देखेंगे कि विभिन्न, अगर हम सामाजिक संगठनों की बात करें तो जिसमें आप लोगों को परिवार दिखाई देगा, विवाह व्यवस्था दिखाई देती है, जाति व्यवस्था होती है, शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, धर्म, वर्ग व्यवस्था आदि जो होती है वो सामाजिक संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ग्रामीण सामाजिक समूह की यदि बात करें, यानी रूरल सोशल ग्रुप्स, ये क्या होते हैं तो इनको भी हम लोग देखेंगे। ग्रामीण सामाजिक समूह में हम देखेंगे कि जैसे कि परिवार भी हमें एक समूह के रूप में दिखाई देता है, या फिर अगर हम गांव की बात करें तो क्या है, लोग एक ग्रुप के रूप में ही तो वहाँ पे रहते हैं। तो आखिर में उसकी बनावट हमें कैसे दिखाई देती है, लोग आपस में कैसे एक ग्रुप बना के और फॉर्म करके रहते हैं। तो जिसमें कि परिवार होता है, क्रीड़ा समूह हो सकता है, मनोरंजन समूह हो सकता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी समूह हमें दिखाई देते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र जो है ये विभिन्न समूहों का अध्ययन करता है। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, यानी कि रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, ये हम देखते हैं। सामाजिक संस्थाएं आखिर में क्या करती हैं, जो भी हमारे सामूहिक उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण करने का काम करती हैं। तो जिसमें आप लोग देखेंगे कि अगर ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें तो मेजरली जो अगर फोकस होगा वो देखेंगे रीति रिवाज होगा, जनरीतियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, नियम कानून जो इस प्रकार की हमें दिखाई देती हैं। गांव में ज़्यादा दिखाई देता है ये सारे फैक्ट जो होते हैं। और इनको हम देखेंगे कि आखिर में किस किस एजेंसी के थ्रू पाई जाती हैं। तो पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन जो है ये इसी सारी प्रथाओं, रीति रिवाज, रूढ़ियों को जो कि इम्पैक्ट डालता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे, उसका अध्ययन हम करते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगले पॉइंट में जो है वो ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि रूरल सोशल प्रोसेसेस। आखिर में ये क्या होते हैं इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रोसेस होते हैं वो आप सभी को पता है कि सोशल प्रोसेस में क्या आता है और ग्रामीण में क्या जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि ग्रामीण पर्यावरण में या ग्रामीण जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप लोगों को जो प्रोसेसेस दिखाई देगा उसमें होगा कि किस प्रकार से लोग सहयोग के साथ रहते हैं, या सात्मीकरण होता है, एकीकरण होता है, संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा भी होता है, पर संस्कृति ग्रहण भी होता है, यानी दूसरी संस्कृतियों को भी ग्रहण करने का काम किया जाता है, समाजीकरण कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ओके, अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, यानी कि रूरल सोशल चेंज। अब इसमें आप लोग अगर देखें तो ग्रामीण सामाजिक जीवन जो है अक्सर करके कहा जाता है कि ये स्थिर होता है,
बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी ग्रामीण समाज जो है वो हमें काफ़ी हद तक स्थिर नज़र आता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ऐसा कहने के बावजूद कि वो काफ़ी स्थिर है, उसमें गति नहीं दिखाई देती है, वो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो ग्रामीण समाज है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमें औद्योगिकरण दिखाई दे रहा है, नगरीकरण दिखाई दे रहा है, जो आप लोग देखेंगे यातायात के, संचार के साधन बदल रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। आज देखेंगे आप लोग हर घर में मोबाइल दिखाई देता है, हर किसी के हाथ में दिखाई देता है। तो जो संचार का जो एक माध्यम है वो बदल चुका है। आप लोग देखेंगे कि एजुकेशन जो है वो पूरा अपना रूप चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो ग्रामीण समाज है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है और उसने भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है। तो जो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन आखिर में कैसे हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन जो है वो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम कर सकते हैं। वहीं पे ग्रामीण सामाजिक समस्याओं की यदि बात करें तो जहाँ पे परिवर्तन है वहाँ पे कुछ समस्याएं भी आती हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता है कि जब रूरल सोशल चेंज हो रहा है, यानी ग्रामीण समाज में जब परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो नेचुरल है कि कुछ सामाजिक समस्याएं भी आएंगी। तो रूरल सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम लोग आखिर में क्या स्टडी करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे समाज में कन्फ्लिक्ट होता है उसको किस तरीके से हम समझते हैं, या फिर हम देखेंगे कि वहाँ के सांस्कृतिक समस्याएं कैसी हैं, धार्मिक समस्याएं कैसी हैं, राजनीतिक समस्याएं कैसी हैं। तो ये सारी जो हैं आखिर में समस्याएं कैसे उभरती हैं, इनका सलूशन क्या है, आखिर में इसको हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं, इसके पीछे का कारण कैसा है और इसको हम कैसे हल करें, इन सभी को हम ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण सामाजिक समस्याओं से संबंधित सिम्स का एक विचार है, कथन है, जो कि आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है रूरल सोशियोलॉजी से संबंधित। इन्होंने कहा है कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या अथवा अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। तो इन्होंने देखा जाए अगर सिम्स के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही इन्होंने गांव में रहने से जो उत्पन्न होती है समस्या या अनेक समस्याएं जो हमें ग्रामीण समाज में दिखाई देती है उसी को इन्होंने कहा कि उसकी विषय वस्तु हम मान सकते हैं। और ये कथन जो है इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी 1993 की अपनी पब्लिश हुई बुक में दिया है। अगला जो है वो है ग्रामीण और नगरीय संबंध, यानी कि रूरल अर्बन रिलेशनशिप। तो आखिर में ग्रामीण और नगरीय संबंध कैसे है, क्योंकि आप लोग देखेंगे अगर तो ग्रामीण एवं नगरीय जो जीवन है वो ये कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही जीवन के दो छोर हैं। तो ये हम देखेंगे कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण समाज का ही अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि नगरीय जो समाज है या नगरीय जीवन शैली है उसका प्रभाव भी तो ग्रामीण जीवन शैली पे पड़ता है, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो पृथक हैं और हमें उसको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ग्रामीण जो सामाजिक जीवन है वो नगरीय जीवन से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता भी है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कि ग्रामीण समाज से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नगरों में जाते हैं और फिर वहाँ से आप लोग देखेंगे उनका आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो जो ग्रामीण जीवन शैली है वो नगरों तक जा रही है और नगरीय जीवन शैली जो है वो वहाँ से गाँव तक वापस आ रही है। इस तरीके से हम देखेंगे तो ग्रामीण और नगरीय संबंध को भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रामीण नगरीय संबंध पे जिमरमैन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र जैसा कि
कोई भी अपनी केंद्रीय धारणा की ले सकता है। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र जैसा है, इसको हम देखें तो कोई भी अपनी केंद्रीय धारणा के लिए ले सकता है, और वो क्या है जो कि अपने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के लिए कोई भी अपने लिए मेन पॉइंट ले सकता है, वो है जनसंख्या पर नगरीकरण एवं ग्रामीकरण का प्रभाव तथा यांत्रिकवाद। तो आखिर में जो पॉपुलेशन है उस पे नगरीकरण और ग्रामीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका जो अध्ययन है, या इसको हम ये कहें कि एक विषय वस्तु के रूप में, एकदम बिल्कुल मेन पॉइंट के रूप में हम ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे एक और कथन सिम्स के अनुसार है, वो हम देखेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पे सिम्स ने बहुत ही क्लियर कह दिया है कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रिया किस तरीके से होती है, इंटरेक्शन कैसे होता है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, यानी कि उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो है कथन इनके प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी, इसमें कहा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मिल रहे हैं, जिसको कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग ये समझ के ये सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा कि हम एमएल गुप्ता और डीडी शर्मा की भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र जो है बुक, उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की एक बुक जो है वो रेडी हो रही है। ओके, नवा पॉइंट है ग्रामीण जनता, यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन है, हम उसको भी क्षेत्र ले सकते हैं। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, तो जो ग्रामीण जनता है इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर में ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाली जनसंख्या का भी अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या की रचना कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका वितरण कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसी रही है, उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, यानी कि लोग कैसे वहाँ पे कितने डेंस होके रह रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा लोग एक कम एरिया में रहते हैं, या ऐसे छितरे हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम जो पूर्वी एरिया की बात करें, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, आप लोग सिक्किम की बात करेंगे, तो उधर में देखेंगे, मेघालय की बात करेंगे, काफ़ी एरिया में लोग ऐसे फैल के रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम दिल्ली की बात करें, या फिर हम बिहार की बात करें, यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, एरियाज़ की बात करें, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन नज़र आती है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि रूरल पॉपुलेशन का अध्ययन भी हमें करना है कि लोग आखिर में कैसे रहते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि उनका वहाँ पे मानसिक स्थिति कैसी है, उनकी भौतिक स्थिति कैसी है, जन्म एवं मृत्यु दर कैसा होता है, आयु की संरचना कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति, धर्म, इन सब की जो है वो हम ग्रामीण जनता यानी कि रूरल पॉपुलेशन का इनके आधार पे अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट विचारक आते हैं, वो हैं चिदंबर, और इनका कथन है इससे रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या का अध्ययन ग्रामीण समाज के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत होता है। जनसंख्या मानव के व्यवहारों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो आखिर में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या है, वो वहाँ के लोगों के व्यवहार और उनके प्रक्रियाएं क्या हैं, उसको भी इम्पैक्ट डालती है, यानी प्रभावित करती है। और ये जो कथन है इन्होंने अपनी बुक इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी में कहा है। अगला जो है वो है ग्रामीण पुनर्निर्माण की। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो जो स्थिति है, क्या उसमें हम ऐसा देख रहे हैं कि जो ग्रामीण समाज है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है? आखिर में वो परिवर्तन हमें कैसे दिखाई दे रहा है? तो आप लोग देखेंगे, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं
ये उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो ग्रामीण समाज होता है, और काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। वहाँ की रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ का जो खान पान है, बहुत कुछ चेंज होता है। तो ये भी हम देखेंगे, साथ ही साथ में रूरल रिकन्स्ट्रक्शन में कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं जो कि वहाँ की स्थिति को बदलने का काम करती है। जैसे कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, किस तरीके से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, या फिर गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी योजनाएं लाई हैं जिससे कि ग्रामीण जो जीवन है या ग्रामीण जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी ग्रामीण संरचना है, ग्रामीण समाज है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका अध्ययन भी करना जरूरी है। और यहाँ पे इसी से संबंधित जिमरमैन का कथन है कि भूतकाल में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण जीवन में आवश्यक सुधारों की योजनाओं का प्रयत्न किया। क्योंकि भाई जब देखिए हम लोग ग्रामीण समाज का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आखिर में समस्याएं क्या आ रही हैं, ग्रामीण समाज में क्या हमें समस्याएं दिख रही हैं, और उसका हम समाधान कैसे करें, उसका हल कैसे निकालें, इसके लिए जो सुधार की गुंजाइश होती है उसके लिए काफ़ी कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा कि जो पिछला समय बीत गया है, यानी भूतकाल जो समय था, उसमें ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण जीवन में आवश्यक सुधारों की योजनाओं का प्रयत्न किया है, और इससे पूर्व उन्होंने उन सिद्धांतों को विकसित किया जिन पर ये सुधार आधारित हो सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे सिद्धांत भी बनाए। भाई जब अगर हम कहीं देख रहे हैं कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं, और जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जब ये बात हमें पता चल रही है, तो हम कुछ उसके बेस पे कुछ थ्योरी भी बनाएंगे, उसको थ्योराइज भी करेंगे कि यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए ये समस्या हमें दिखाई देती है, और इससे हम ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें फिर सुधार होता जाता है। जैसे कि आप लोग अगर दहेज व्यवस्था पे देखें या हम सती प्रथा की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व की, तभी तो इस पे सुधार हुआ है। तो ये कथन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी जिमरमैन की बुक, उसमें इन्होंने कहा है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ये इसका जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसको हम लोग समझने की कोशिश किए। इसी कड़ी में हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।